Assalamu alaikum students, welcome to the Forward Public School e-learning classes. I am your physics teacher Faika Fazal. Today we will discuss the chapter number 4, turning effect of forces, and this is the part 4 of chapter number 4. जी स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ द रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन को जो है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा आइडिया हमें है, हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं कि मोशन हैज़ 3 टाइप्स. वन इज़ द ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन एंड द वाइब्रेटरी मोशन. तो हमने रोटेटरी मोशन को थोड़ा सा डिस्कस किया. थोड़ा सा दोबारा से जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि मोशन, इसमें रोटेशन होती है. मोशन वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट सिंगल फिक्स एक्सिस विच कैन बी एक्सटर्नल इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन में सुना होता है कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है. जैसे लुक एट द दिस 2 फिगर्स. एक में आपके पास ब्लेंडर है, एक में आपके पास प्लेन है. ब्लेंडर को आप लोग यूजुअली जो है वो अपनी कॉमन लाइफ में ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन का तो में पॉसिबल है कि आप में से किसी के पास हो, किसी के पास ना हो, लेकिन ब्लेंडर हर घर में होता है. और आपने देखा भी होगा कि ब्लेंडर के अंदर जो ब्लेड्स होते हैं, उनके जो ब्लेड्स हैं वो फिक्स्ड पॉइंट के साथ जो है वो अटैच होते हैं. ठीक है, उस पॉइंट्स के अराउंड जो है वो ब्लेड्स की रोटेशन होती है. तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स्ड होता है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, उसको पाइवट पॉइंट भी कहते हैं, उसको हम लोग जो हैं फुलक्रम भी बोलते हैं, जो हम लोग छोटी क्लासेस में जो है वो पढ़ते थे लीवर की फॉर्म टाइप्स में. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके 2-3 नाम हैं, आप जो भी बोल लें. आगे डिटेल में जो है वो टॉर्क में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक्सिस ऑफ रोटेशन को, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है जिसके गिर्द रोटेशन होती है, और अगर रोटेशन जब हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहेंगे. जैसे अगर ब्लेंडर जो है, अगर आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की हुई, तो ये रेस्ट फॉर्म में होगा. जब आप इसको जो ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो ब्लेड्स हैं ये घूमना शुरू कर देंगे, अपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमना शुरू कर देंगे. तो वो जो ब्लेड्स की मोशन होगी दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? पीछे आप लोगों ने एग्जाम्पल्स और भी पढ़ी, जैसे हमारे पास क्लॉक के हैंड्स हैं, जैसे हमारे पास फैन के विंग्स हैं. ये सारे जो है हमारे पास रोटेशनल मोशन में आते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो है वो रोटेशन करते हैं. रोटेशनल मोशन के लिए जो है वो 2 कंडीशंस होनी चाहिए. एक तो ऑब्जेक्ट का रिजिड होना बहुत ज़रूरी है. रिजिड मीन ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी शेप को चेंज ना कर सके. जैसे हमारे पास रबर होती है स्टूडेंट्स, वो जब हम उसको रबर के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शक्ल को बदल देती है, चेंज कर लेती है. तो रबर इज़ नॉट अ रिजिड बॉडी. Rigid body is that body that cannot change or distort its shape. Rigid objects are objects of fixed form that do not distort or deform, change shape as they move. यानी कि मोशन के, जब मोशन हो, मोशन तो तभी होगी ना स्टूडेंट्स जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं. ये तो आपको पता है, हम शुरू से यही सी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि मोशन खुद तो नहीं आती, फोर्स को अप्लाई करने से आती है. अगर आपने फोर्स अप्लाई की और उस बॉडी की शेप बदली नहीं, तो ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहेंगे. जैसे हमारे पास ये ब्लेंडर है, दिस इज अ रिजिड बॉडी. जैसे हमारे पास ये प्लेन है, दिस इज अ रिजिड बॉडी. और दूसरी कंडीशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन. आपके पास रोटेशनल मोशन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होना चाहिए, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए जिसके अराउंड रोटेशन हो. अगर आपके उस ऑब्जेक्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, पाइवट पॉइंट नहीं है जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है, तो आप उस मोशन को रोटेशनल मोशन नहीं कह सकते. रोटेशनल मोशन के लिए ये 2 कंडीशन होनी ज़रूरी हैं, ऑब्जेक्ट का रिजिड होना और एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द लाइन अबाउट विच रोटेशन टेक प्लेस. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड जो है, जिसके गिर्द जो है वो रोटेशन होती है. जैसे आपके पास ये ब्लेंडर के ब्लेड्स हैं, इसके अंदर ब्लेड्स, मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ब्लेड्स एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच होते हैं, और उसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो है वो ब्लेड्स मोशन करते हैं. वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. अब हमारे पास अनदर टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सेंटर. जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास को. सेंटर ऑफ मास जो है वो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सेंटर ऑफ मास की ये डेफिनेशन है हमारे पास. द सेंटर ऑफ मास of the body is the point about which mass is equally distributed in all direction. ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे जो है
जहाँ पे हमें ऐसे फील होता है कि जो मास है ये इक्वली हर जगह पे हर डायरेक्शन से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेगुलर शेप्स होती हैं स्टूडेंट्स, जो रेगुलर शेप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो है मेरे पास ये एक रॉड है, कंसिडर कर लेंगे ये वुड की रॉड है, ये स्टील की रॉड है, कोई भी किसी भी मटेरियल की ये रॉड है, इसकी डेफिनेटली इसका कोई ना कोई मास तो होगा। जो रेगुलर शेप होती हैं स्टूडेंट्स, उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर में ही होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये एक सर्कल है, ये सर्कुलर डिस्क है, जो कंप्यूटर सीडी वगैरह ले लें चलें, या ठीक है इसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है ये मिड में ही होगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है, ये चूंकि इस सेंटर ऑफ मास जो है ये रिलेटेड है रोटेशनल मोशन से। सम टाइम देखें स्टूडेंट्स, हम लोग जो है बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें कि ये आपके पास जो है, चलें ये मार्कर ले लें, ठीक है, ये मार्कर मैंने यहाँ पे रख दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर के ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आप देख रहे हैं इस मार्कर के अंदर रोटेशन क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है? रोटेशन क्रिएट हो रही है। क्लियर हो गया? तो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी के अंदर रोटेशन ना क्रिएट हो, बल्कि वो पॉइंट ट्रांसलेटरी मोशन करे। वो पॉइंट ट्रांसलेटरी मोशन, फोर्स के अलोंग जो है, वो जहाँ पे आप फोर्स, जो आपकी जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट भी मूव करे। क्लियर हो गया? यानी आप फॉर एग्जांपल मैंने जैसे दिखाया कि अगर मैं यहाँ पे जो है फोर्स को अप्लाई करती हूँ तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन क्रिएट हो रही है। ये जो मार्कर है इसके अंदर रोटेशन क्रिएट हो रही है। अगर मैं इसी, जैसे ये एक रेगुलर बॉडी है, सीधी जो है, सीधा है बिल्कुल इसकी एक, ठीक है ना, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में है, सेंटर ऑफ मास जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में ही है। यहाँ पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगी सेंटर ऑफ मास पे, तो यहाँ पे जब मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि जहाँ पे मेरी फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है, तो ये अपवर्ड जो है डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इट्स मीन कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास बॉडी में रोटेशन नहीं होगी, बॉडी में रोटेशन नहीं क्रिएट होगी, बल्कि वो बॉडी आपकी, जो आप उस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी बॉडी, वो जो फोर्स है वो उस पॉइंट पे ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट करे, उस पॉइंट पे ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट करे, रोटेशनल मोशन क्रिएट ना करे। उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास पे जो है वो बॉडी जो है वो बैलेंस्ड होती है। सेंटर ऑफ मास पे बॉडी बैलेंस्ड होती है। होपफुली आपको ये जो सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। जितनी भी रेगुलर शेप्स होती हैं उनका अब ये इस सेंटर ऑफ मास को हम लोग डिस्कस क्यों करते हैं? सेंटर ऑफ मास को हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हम लोग रोटेशनल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन समटाइम हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया, पहले भी डिस्कस कर रहे मैंने किया कि हमारे पास समटाइम ऑब्जेक्ट्स के पास जो है वो रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, मतलब मल्टीपल मोशन एट अ टाइम होती हैं। हम जब मोशन को डिस्कस करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर मैंने डिस्कस करना है तो फिर हम पूरे ऑब्जेक्ट को लेके जो है उसको डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम जिस सेंटर ऑफ मास को जो है वो डिस्कस करते हैं, सेंटर ऑफ मास को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस इट्स मीन कि हम जो है ये पूरी ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जो फोर्स डायग्राम बनाई थी उसमें हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे थे। हम उस ऑब्जेक्ट की जगह जो है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे रॉड बनाया है तो मैं इस पूरे रॉड को नहीं बनाऊंगी, जस्ट मैं एक सेंटर में पॉइंट डाल दूंगी।
तो अब मैं ये जो सेंटर पॉइंट है ये शो कर रहा है मेरे पास सेंटर ऑफ मास को, और इसकी अगर मैंने जो है इस रॉड की मोशन को डिस्कस करना है तो मैं सेंटर ऑफ मास को जो है वो डिस्कस करूंगी। मैं पूरे रॉड की जो बॉडी है, जो पूरा रॉड है, इसको मैं इसकी सारी बॉडी की जो है वो मोशन को हम लोग स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस बॉडी की जो है मोशन या फोर्सेस को जो है वो डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? होपफुली आपको जो है ये समझ आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास जो है ये क्या चीज़ है। इरेगुलर बॉडी के लिए जो है अगर आपने सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है मेरे पास कोई इरेगुलर बॉडी है जिसकी कोई शेप नहीं होती, उसको हम लोग इरेगुलर बॉडी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई बॉडी है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल्स जो है लाइन्स को जो है वो ड्रॉ कर देना है इसकी इस तरह से, जहाँ पे ये तमाम लाइंस, वो पॉइंट जहाँ पे ये तमाम लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे यहाँ पे ये जो तमाम लाइंस हैं ये इस पॉइंट से ज़रूर पास हो रही हैं। दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इरेगुलर बॉडी। दिस, और जो सेंटर ऑफ मास है उसको CM से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? CM से, सेंटर ऑफ मास। C इज़ द सेंटर एंड M इज़ द मास, सेंटर ऑफ मास। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा मैं रीड आउट करती हूँ। ये जो है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट इवन इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेट और सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूव रिलेटिव टू वन अनदर, देयर इज वन पॉइंट दैट मूव्स इन द सेम पाथ दैट अ particle would move it subjected to the same net force. This point is called center of mass, abbreviated CM. इस तमाम लाइन का यही मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया है स्टूडेंट्स, कि हम जब सम टाइम जो है, मैंने आपको कहा ना कि बॉडी के अंदर जो है सम टाइम जो है वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास मल्टीपल मोशन होती है, ठीक है। तो हम तमाम उस बॉडी, पूरी बॉडी को, पूरी जो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पूरा ब्लेंडर है, मैं इसकी पूरी बॉडी की मोशन को डिस्कस करना, मेरे लिए स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूँगी, इस ब्लेंडर का सेंटर ऑफ मास जो है वो कैलकुलेट कर लूँगी, और फिर उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो है वो मोशन को और फोर्सेस को जो है वो मैं डिस्कस करूँगी और ऑब्जर्व करूँगी, तो मेरे लिए जो है वो स्टडी बहुत आसान हो जाएगी। और सेंटर ऑफ मास क्या है? वो पॉइंट है जहाँ पे जो है वो क्या है, देयर इज़ अ वन पॉइंट दैट मूव्स इन द सेम पाथ that particles would move if subjected to the same net force। यानी कि जब आप फोर्स लगा रहे हैं, जैसे देखिए मैंने दोबारा देख लेती हूँ कि ये अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और वो पॉइंट जो उसी फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, वही फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उस पॉइंट के अंदर, उस ये सेंटर ऑफ मास के अंदर, सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर रोटेशन नहीं होती है। सेंटर ऑफ मास जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो क्रिएट करता है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसको CM से जो है वो डिनोट करते हैं। आगे हमारे पास है पेज नंबर 109। अच्छा जी, ये 109 पेज है आपकी बुक का, और इसमें इन्होंने जो है एग्जाम्पल दी है बेसबॉल बैट की। ये जो इन्होंने बेसबॉल बैट बनाया हुआ है, आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में, और वैसे भी रियल लाइफ में जो है वो आपने देखा होगा, बेसबॉल को आप लोग खेलते रहे होंगे। बेसबॉल का बैट है। अब इन्होंने क्या किया है, इस बेसबॉल को जो है वो इस तरह से जो है फेंका, ठीक है। अब इस बेसबॉल के अंदर जो है वो दो किस्म की मोशन इन्वॉल्व हैं। एक तो इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन इन्वॉल्व है। इसका जो पाथ बन रहा है ना, ये कर्व पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ है। कौन सा पाथ है? पैराबोलिक पाथ है, या ये कर्व पाथ है आसान अल्फाज में, ठीक है। या ट्रांसलेटरी जो है इसके पास मोशन है, ठीक है ना, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये रोटेट भी हो रहा है। ये क्या कर रहा है? ये रोटेशन भी कर रहा है। तो अब हमारे पास एट अ टाइम दो मोशन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर हम इस बेसबॉल की मोशन को डिस्कस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस बेसबॉल का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करेंगे। सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करने से हमें जो है इसकी जो पूरी मोशन है और इस पूरी बॉडी के ऊपर जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनको कैलकुलेट करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास बेसबॉल है ये एक रेगुलर शेप होती है, तो इसका भी जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में ही होगा, सेंटर में ही होगा। The center of mass is a point at which we can imagine all the mass of an object to be concentrated.
ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। The center of mass is the point at which we can imagine all the mass of an object to be concentrated। हमें ऐसा फील होता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो मास है, जो मैस है, वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब ये देखिए सेंटर में मैस है, इसका मतलब ये है कि सेंटर ये जितना मास यहाँ पे है उतना मास यहाँ पे भी है, ठीक है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंसंट्रेटेड है। समझ आ गई है? अगर ये पॉइंट इधर कर लूँ, सेंटर से इधर कर लूँ, तो ये क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ तो ये कम हो गया और इस तरफ ये ज़्यादा हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मैस हो ही नहीं सकता। सेंटर ऑफ मैस इसका इस रेगुलर, क्योंकि ये रेगुलर शेप है, तो इस रेगुलर शेप का जो सेंटर ऑफ मैस है वो सेंटर में ही होगा। मीन्स कि ये जितना इक्वली यहाँ पे मैस है उतना ही यहाँ पे भी होना चाहिए। समझ आ गई स्टूडेंट्स? होपफुली आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। द पॉइंट वेयर होल, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक हमारे पास होता है सेंटर ऑफ मैस जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो है ये डेफिनेशन है, इसके ऊपर आप बेशक लिख भी लें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन, द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ मैस जो था ये वो पॉइंट था जहाँ पे तमाम मैस जो हमारे पास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता हुआ फील होता है, ठीक है ना, या कंसंट्रेटेड होता है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे हमारे पास जो वेट ऑफ द बॉडी है, आपको अगर स्टूडेंट्स याद हो, हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, मैस एंड वेट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। मैस इज़ द मैस, आप उसको जो है वो जो आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी बॉडी का, वो मैस होता है। और वेट क्या होता है? वेट इज़ द ग्रेविटी जी मल्टीप्लाई एम। मैस इनटू ग्रेविटी, वेट का क्या फार्मूला था हमने जो चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया, वेट इज इक्वल टू एम जी। मैस को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वेट जो है वो मिल जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट, हमें ऐसा फील होता है कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारा बॉडी का वेट जो है वो लाए करता है। हमें ऐसे लगता है कि इस पॉइंट पे सारा वेट यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा फील होता है हमें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इन द मोस्ट फिजिक्स प्रॉब्लम, अब इसमें जो है हम द मोस्ट फिजिक्स प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इट्स वेट। बहुत सारे फिजिक्स प्रॉब्लम्स में जो है हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि बॉडी के वेट को डिस्कस करते हैं। तो जब वेट को डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हम पूरी बॉडी को डिस्कस करने के बजाय हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। द वेट डजंट एक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर बॉडी, but we can always assume that the entire force of gravity weight is concentrated at the point called the center of gravity, और इसकी abbreviation है abbreviated as CG, center of gravity। C center, G is gravity, CG। center of mass को हम लोग CM से डिनोट कर रहे थे और center of gravity को हम लोग जो है वो CG से डिनोट करेंगे। अच्छा जी, फ़र्क क्या है दोनों में, क्या डिफरेंस है हमारे पास? CM और CG में फ़र्क क्या है? CM और CG में जो है जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपको ये ज़्यादा डिफरेंस आपको तब फील होगा जब हम लोग जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, जब आप टार्क को हम जब इसको डिस्कस करेंगे तब आपको जो है ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी जो है वो बैलेंस्ड हो, बॉडी बैलेंस्ड हो, उसके अंदर रोटेशन ना क्रिएट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को सेंटर पे रखूँगी या इस तरह से जो है, ये हम इसको ले लेते हैं इस मार्कर, ऐसा ये चूँकि रेगुलर शेप है तो इसका भी जो CM है, सेंटर ऑफ मैस है, वो बीच में ही होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है, जो रेगुलर शेप होती हैं उनका CM और CG जो है वो सेंटर ही होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो है वो बॉडी जो है वो हमारे पास बैलेंस्ड होती है, उसके अंदर रोटेशन नहीं क्रिएट होती। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो है
ये इस पॉइंट पे जो है इसके अंदर रोटेशन क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे इसके अंदर रोटेशन क्रिएट नहीं हो रही है। ये इसका CM भी है, ये इसका CG भी है। अगर इस पॉइंट को मैं डिस्टर्ब करती हूँ तो ये टिल हो जाएगा, एक साइड पे टिल हो जाएगा। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस वक्त मेरे पास ये मार्कर है, हाइलाइटर है, तो ये टिल हो जाएगा, गिर जाएगा, या जिस तरफ आपने जो है इसका जो वेट ज़्यादा होगा, जिस तरफ वेट ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है ये झुक जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो बैलेंस हो हमें फील होती है वो बॉडी, बल्कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये बॉडी जो है ये बैलेंस्ड है। डिफरेंस इसमें क्या है? सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस ये है कि हम देखते हैं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। फॉर very small objects the variation is negligible. The body's center of gravity is for most of the same time as the center of mass. सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास बदल जाती है एल्टीट्यूड के साथ। ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ जो है वो बदलती है। आगे हम चैप्टर नंबर 5 में इसको हम डिटेल में ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे, तो फिर हम आपको पता चल जाएगा डिटेल का। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो ग्रेविटी जो है वो नेग्लेक्टेड होती है, इतनी कंसिडरेबल नहीं होती है। पेज 110 है हमारे पास स्टूडेंट्स। यहाँ पे इन्होंने जो है बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो किधर कहाँ कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स मीन्स कि रेगुलर शेप्स, रेगुलर बॉडी जो है उसको हम लोग सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास सर्कल है, जैसे हमारे पास ये स्फीयर है हमारे पास, और ये हमारे पास एक डिस्क है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सिलेंडर है। क्योंकि ये रेगुलर ऑब्जेक्ट हैं, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हैं, तो मैंने आपको कहा कि जो रेगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सेंटर ऑफ मास जो हैं वो सेंटर में ही लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके जो इन तमाम बॉडीज़ के जो सेंटर ऑफ मास हैं वो सेंटर में ही होंगे, और जो रेगुलर जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होता है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का एक ही होगा। वो पॉइंट जहाँ पे ये बॉडी बैलेंस्ड हो गई, बैलेंस्ड होगी, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग CM कहेंगे और CG कहेंगे। दोनों का जो है ये हमारे पास जो पॉइंट है वो सेम होगा, जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स है। और अगर हमारे पास इरेगुलर शेप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बाइसिकल है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल शो करके बताई वहाँ पे पीछे, तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बाइसिकल है, हमने इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो कैलकुलेट करना है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट लाइंस को जो है वो स्क्रैच कर लेंगे। जैसे आपको रेड लाइंस अपनी बुक पे नज़र आ रही होंगी। इन्होंने जो है बाइसिकल को डिफरेंट पॉइंट्स पे हैंग किया, पहले यहाँ से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, डिफरेंट पॉइंट से इन्होंने बाइसिकल को हैंग किया, और फिर हैंग करके डिफरेंट लाइंस को जो है वो स्क्रैच किया। पहले यहाँ पे हैंग किया तो एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, ठीक है, फिर इन्होंने इस पॉइंट से जो है हैंग किया, तो पहले से जो लाइन ड्रॉ थी वो तो इस तरह से थी, अब इन्होंने इसको इस तरीके से जो है वो एक लाइन और स्क्रैच की, फिर इन्होंने इसका डायरेक्शन बदल दी, इस पॉइंट से जो है इसको अटैच कर लिया, फिर एक और लाइन जो है इन्होंने जो है इसके अंदर इस तरह से स्क्रैच कर ली। फिर इन तमाम लाइन्स को जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो वो पॉइंट जहाँ पे ये तीनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही हैं, वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जहाँ पे ये बाइसिकल जो है ये बैलेंस्ड होगी। अगर आप बाइसिकल की बात करेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके बीच में होगा, यहाँ पे इस वक्त इधर। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? इस तरीके से कैलकुलेट किया कि उसको डिफरेंट पॉइंट्स के पे हैंग करें, उसकी डायरेक्शन बदलते जाएं और इस लाइन को ड्रॉ करते जाएं, तो फिर उन तमाम लाइन को जो है वो ऑब्जर्व करें कि ये तमाम जो लाइंस हैं ये कौन से पॉइंट से जो है वो, कौन से कॉमन पॉइंट से जो है वो ओवरलैप हो रही हैं, वही पॉइंट आपका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। पेज 111 पे आ जाएं। इस पे उन्होंने ये बताया है कि सम टाइम जो है वो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो समटाइम वो इंटरनल हो सकता है, समटाइम वो एक्सटर्नल भी हो सकता है।
वो डिपेंड करता है बॉडी की लोकेशन पे और बॉडी की पोजीशन पे, और उस डिपेंड करता है, और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरीके से जो है उसकी पोजीशन क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। जैसे इन्होंने जो है ये फिगर 4.11 को जो है इन्होंने डिस्कस किया, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो बनाना का सेंटर ऑफ मास है वो ये है, बनाना का सेंटर ऑफ मास ये है। फिगर बी में इन्होंने जो है वो ह्यूमन लेग को दिखाया है। यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास है वो अंदर है, और इस डायग्राम में सेंटर ऑफ मास जो है वो बाहर है। ये डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर कि सेंटर ऑफ मास कभी अंदर होगा कभी बाहर होगा। अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए इन दो असेसमेंट को और इस पॉइंट टू पॉइंटर को ज़रूर जो है वो आप लोग जो हैं इसको तो आप सेल्फ असेसमेंट है इसको ज़रूर देखें और इसके ऊपर सोचें कि इस हैमर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। इस हैमर का सेंटर ऑफ मास क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ABC में से कौन सा ऑप्शन राइट है। पॉइंट टू पॉइंटर में जो है इन्होंने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है द फिगर शोज अ हायर जंपर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स टू गेट ओवर द क्रॉस बार, विच टेक्निक वुड अलाउ द जंपर टू क्लियर द हाईएस्ट सेटिंग ऑफ द बार। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी टेक्निक जो है ये अगर जंपर जो है वो फॉलो करे तो वो इस बार को जो है वो ईजीली क्रॉस कर सकता है। तो आप इसका सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करके जो है वो आप बहुत आसानी से जो है वो बता सकते हैं कि ABCD में से कौन सी जो है शक्ल को या टेक्निक को फॉलो करके जो है ये क्रॉस को इस बार को जो है वो बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।